नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। बढ़ते हैं खबरों की तरफ, जहां अतुल सुभाष मोदी बेंगलुरु में एक कंपनी में एआई इंजीनियर का काम करने वाला युवक, जिसने 9 दिसंबर को खुदकुशी कर ली। सुसाइड करने से पहले उसने लगभग 80 मिनट का वीडियो पोस्ट किया। 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा क्या। इसमें अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार वालों पर झूठे केस दायर कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। सुसाइड नोट में अतुल ने अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी निकिता, सास साले और चचेरे ससुर को भी बताया है। सुसाइड नोट में जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर सेटलमेंट कराने के बदले 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का भी आरोप है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर के न्यायपालिका पर भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अब ये पूरा मामला ऐसे सामने आया है। उस मामले के सामने आने के बाद से सभी लोग फिलहाल शॉक्ड हैं। सभी लोग गंभीर तरीके से परेशान के। सोशल मीडिया पर खास तौर पर अगर देखा जाए तो वहां पर भूचाल आया हुआ है। सभी लोग हैशटैग सुभाष के साथ हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि बेंगलुरु का एक आदमी है, आम आदमी, जो कि एआई इंजीनियर का काम करता है, कंपनी में है, टेक कंपनी में है, और 9 दिसंबर को खुदकुशी कर लेता है। इतना ही नहीं, खुदकुशी के बाद से लगभग 80 मिनट का वीडियो पोस्ट किया गया। 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा गया। इसमें अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार वालों पर झूठे केस दायर कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। सुसाइड नोट में अतुल ने अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी निकिता, सास साले और चचेरे ससुर को बताया है। सुसाइड नोट में जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर भी सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि रीता कौशिक पर सेटलमेंट करने के बदले 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया गया। बताते चले कि इस पूरे मामले में बेंगलुरु पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि 108 आत्महत्या के उकसाने को लेकर के केस दर्ज किया। तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या दे टोल्ड मी टू कमिट सुसाइड, एंड आई थिंक दे आर राइट. That's the right solution, what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also, मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है। दूसरा कि मेरी मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप
और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो वो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता है 50 रुपए, तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मैंने। तो ये तो सार्वजनिक बात है, अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट। से समझाते हैं इस झूठे केस और मानसिक प्रताड़ना की कहानी। तो फिलहाल बेंगलुरु में बतौर एआई इंजीनियर काम करता है 34 साल का युवक। 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में वहां पर बतौर एआई टेक्नीशियन वहां पर ज्वाइन किया था। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है अतुल, और साथ ही साथ एआई इंजीनियर का काम करता था। 34 साल का अतुल बताया जा रहा है, जिसके बाद से 9 दिसंबर को उसने बेंगलुरु में खुदकुशी कर ली। और ये पूरा मामला तब सामने आया जब इसका 80 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 90 मिनट का ये वीडियो खुदकुशी का, अतुल का ये वीडियो इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था। अब इस वीडियो के शेयर होने के बाद से लोगों का ध्यान इस पर गया, और आखिरकार ये मामला सामने आया कि मानसिक प्रताड़ना किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अतुल की झकझोर देने वाली ये कहानी, क्योंकि बिहार के समस्तीपुर का ये रहने वाला युवक बताया जा रहा है, बेंगलुरु में वो काम करता था और 9 दिसंबर को इसने खुदकुशी कर ली। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरी पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। तो मेरी पत्नी ने कुल 9 केसेस, जहां तक मेरी जानकारी है, डाले हैं। 6 लोअर कोर्ट में, 3 हाई कोर्ट में। एक केस मैंने हाई कोर्ट में डाला है, जुरिस्डिक्शन का। पहला केस अगर देखें तो ये बात जान के आपको जरूर हैरानी होनी चाहिए कि मेरे ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर मर्डर 302, धारा 302, धारा 377 अननेचुरल सेक्स और प्राकृतिक यौन संबंध, 498A, 323, 406, 504, 506, ये सारी आईपीसी की धाराएं हैं। और डाउरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत धारा 3/4 के अंदर मुझ पर एक केस डाला गया, धारा 156/3 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत 2022 में। ठीक 3 महीने बाद इस केस को वापस भी ले लिया गया। आप अगर अंदाजा लगा पाए तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी परिवार पर अगर ऐसी संगीन धाराएं, मर्डर 302, 377, जिसमें बेल मिलना भी मुश्किल है, अगर ऐसी धाराएं लगे तो उन पर क्या बीतती होगी। लेकिन हमारे सिस्टम में किसी को भी अलाउड है कि कुछ भी केस डाल दे कभी भी और कभी भी वापस ले लो। अब अगर बात करें धाराओं की, तो 302 मर्डर, मेरे माता पिता और भाई पर इल्जाम लगा था कि हमने मेरे स्वर्गीय फादर इन लॉ से 10 लाख रुपए दहेज मांगे 2019 में, और उन्हें इससे बहुत गहरा आघात लगा और उनकी मृत्यु हो गई। ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी ने मेरी इनकम कोर्ट के अंदर 40 लाख रुपए और बाद में 80 लाख रुपए बताई है। तो इनका इल्जाम यह है कि 10 लाख रुपए की वजह से इनके पिता की मृत्यु हो गई जो हमने मांगा, और मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को 10 लाख रुपए के लिए छोड़ दिया। अब ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी ने सीआरपीसी 125, जो कि दूसरा केस है, उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कबूल किया कि उनके पिता की मृत्यु लंबे समय की बीमारी के बाद हुआ। ये उन्होंने 2023 दिसंबर अक्टूबर और नवंबर में अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कबूल किया। सच्चाई ये है कि मेरे फादर इन लॉ काफी लंबे समय से बीमार थे, इसलिए हमारी शादी भी जल्दी हुई। उन्हें हार्ट की बीमारी
डायबिटीज, ब्लड थिनिंग की दवाई लेते थे। एम्स में उनका 10 साल से अधिक से इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने उन्हें बहुत कम टाइम दिया था, इसकी वजह से हमारी शादी 2019 में हुई चली। ठीक उसके शादी के कुछ महीनों बाद अगस्त 2019 में उनकी मृत्यु हो गई, 2019 में शादी के बाद। हेलो वर्ल्ड। और मानसिक प्रताड़ना की कहानी है। बताते चले कि अब इस पूरे मामले में बेंगलुरु पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाना और इसी के तहत केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर नहीं हुई है। मंगलवार को जब अतुल सुभाष का मामला चर्चा में आया, तभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से आईपीसी की धारा 498 ए के दुरुपयोग पर चिंता जताई और इसी के साथ ही शादीशुदा महिलाओं को पति और उसके रिश्तेदारों की तरफ से होने वाली क्रूरता से बचाती है। इस धारा के साथ ही इसका प्रावधान दिया गया है और मामला दर्ज किया गया। बताते चले कि अतुल सुभाष का मामला अकेला नहीं है। घरेलू हिंसा और क्रूरता से जुड़े हुए कानून अक्सर पुरुषों पर लाद दिए जाते हैं और इसी की वजह से इससे पहले भी इस तरह के कई सारे मामले सामने आए थे। बताते चले कि इसी साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून और धारा 498 ए को सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में से एक बताया है। तब जस्टिस बीआर गवई ने कहा था कि नागपुर में मैंने एक ऐसा ही मामला देखा था जिसमें एक लड़का अमेरिका गया था और उसे शादी किए बिना ही 50 लाख रुपए देने पड़ गए थे। वो एक दिन भी साथ नहीं रहा था। मैं खुले तौर पर कहता हूं कि घरेलू हिंसा और धारा 498 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है और अब एक बार फिर से ये मामला सामने आ रहा है। इसी के साथ ही ये भी बताते चले कि इसी साल मई में ऐसे ही एक मामले की सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मौजूदा कानून में संशोधन करने को कहा था। धारा 498 ए बीएनएस की धारा 85 और 86 पर अक्सर सवाल उठते हैं। माना जाता है कि इनका इस्तेमाल महिलाएं अपने पति और ससुराल वालों को आपराधिक मामलों में फंसाने के लिए करती हैं। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामले में पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए इसके खिलाफ अदालतों को गवाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू विवाद में झूठे मुकदमों में फंसाने पर चिंता भी जताई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे झूठे मुकदमों से भले ही वो बरी हो जाए, लेकिन जो जख्म उन्हें मिलते हैं, ये जख्म वो पूरे नहीं भर पाते हैं और कहीं ना कहीं इसके दाग हमेशा ही रह जाते हैं। अगस्त में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 498 के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि दादा दादी और बिस्तर पर पड़े लोगों को भी फंसाया जा रहा है। वहीं मई में केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि पत्नियां अक्सर बदला लेने के लिए पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज करवाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस धारा को लेकर के दुरुपयोग जताई, चिंता जताई और जाहिर कर चुकी है कि जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 498 का दुरुपयोग करने को लेकर के तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे दे गेव मी अ सजेशन क्या दे told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी,
दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से, अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है। दूसरा कि मेरी मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मैंने। तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। तो मेरी पत्नी ने कुल 9 केसेस, जहां तक मेरी जानकारी है, डाले हैं। 6 लोअर कोर्ट में, 3 हाई कोर्ट में। एक केस मैंने हाई कोर्ट में डाला है, जुरिस्डिक्शन का।